हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। क्योंकि भारतीय संविधान है उसमें जो कुल भागों की संख्या है वो 22 थी, लेकिन यदि वर्तमान में भागों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 25 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले पहले भाग की, जो भाग जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दे रखा है, और भाग का ही नाम है राज्य क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाग 1 की, राज्य क्षेत्र। ये राज्य क्षेत्र अगर पूछे किस भाग में, तो भाग 1 में। किस भाग में? 1 में। यानी अगर बात करें हम आर्टिकल की, तो ये जो आर्टिकल है जिसमें 1 से लेकर के 4 तक दे रखा है, यानी ये जो भाग है 1, इसका नाम क्या है? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र किस भाग में नाम दिया गया है? भाग 1 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 तक। यदि मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें आर्टिकल 1 की, ये जो आर्टिकल 1 है इसमें दे रखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है भारत और इंडिया केवल 2 ही नाम है संविधान में भारत के। एक तो भारत है और एक इंडिया है। भारतीय संविधान में भारत को केवल 2 ही नामों से जाना जाता है, भारत अर्थात इंडिया। यानी भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी क्या दे रखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किस भाग में किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 1 में। यदि आपसे कभी पूछे कि भारत क्या है, तो भारत वही है जो भारत वही है जो अनुच्छेद 1 में दे रखा है। 1 में क्या दे रखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यदि हम राज्य क्षेत्र की बात करें, यानी राज्य क्षेत्र की जो आर्टिकल 1 में दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है? 1 में, आर्टिकल 1 में दे रखा है राज्य के बारे में, संघ शासित क्षेत्र के बारे में, और अर्जित किए गए राज्यों के बारे में। यानी जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या दे रखा है? राज्य के बारे में जानकारी दे रखी है, संघ शासित क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रखी है, और अर्जित किए गए राज्यों के बारे में जानकारी दे रखी है। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे कोई भी पूछे कि भारत क्या है, आप बेझिझक बता देना भारत वही है जो अनुच्छेद 1 में दे रखा है। जो अनुच्छेद 1 में दे रखा है, अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत में राज्य हैं, भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, और भारत में वो भी राज्य शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अनुच्छेद हमारा 1 है उसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए जाएंगे राज्य। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें आर्टिकल 1 की, इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ की बात कही है। यानी जो राज्यों के संघ की बात कही है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत क्या है? भारत क्या है? तो भारत जब क्या है की बात आती है, तो भारत क्या है का मतलब है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यानी भारत राज्यों का संघ है। अगर मैं इस संघ की बात करेंगे तो संघ से संबंधित 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है फेडरेशन,
और एक शब्द आता है यूनियन। तो भारत फेडरेशन है या यूनियन है, सबसे पहली बात ये आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत फेडरेशन नहीं है, भारत यूनियन है। यदि यहाँ पे राज्यों का संघ न होकर के राज्यों का यूनियन शब्द होगा तो भी हमारा आंसर यही है, क्योंकि यूनियन शब्द यहाँ पे दे रखा है। तो यदि हम फेडरेशन शब्द की बात करें तो फिर इसका मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को आया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसमें भारत के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था इस अधिनियम में। लेकिन जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो इसमें पहली बार भारत के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी 1935 का जो अधिनियम आ रहा है तब भारत के लिए जो संघ के लिए जो इस्तेमाल शब्द हो रहा है वो फेडरेशन है। लेकिन जैसे ही कैबिनेट मिशन 1946 आया, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। वो जो कैबिनेट मिशन आया उसने भारत में पहली बार संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक हो रही थी, उस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उसमें भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी यदि हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था इसमें भी भारत में यूनियन के लिए यानी संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये अब हम बात करने वाले हैं कि फेडरेशन और यूनियन में मतलब अंतर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें फेडरेशन की और यूनियन की, फेडरेशन शब्द का मतलब ये है कि भारत में कोई इकाई किसी समझौते से शामिल हुई और शामिल होने के बाद में यदि वो वर्तमान में अलग होना चाहे तो वो हो सकती है। यह फेडरेशन शब्द में होता है ऐसा। और यह फेडरेशन शब्द ज्यादातर अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम यूनियन शब्द की बात करें तो यूनियन शब्द से यह स्पष्ट है कि भारत में कोई भी इकाई, कोई भी राज्य, कोई भी संघ शासित प्रदेश यानी कोई भी देशी रियासत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी से कोई समझौता नहीं हुआ है कि आप यानी आप अब भारत में मिल जाइए, आपको आगे चल करके हम आजाद कर देंगे। ऐसा किसी राज्य से भारत का समझौता नहीं हुआ है। इसलिए भारत फेडरेशन नहीं है, भारत यूनियन है। फेडरेशन और यूनियन में यही अंतर है कि फेडरेशन में कोई इकाई कभी भी अलग हो सकती है, लेकिन यूनियन में कोई इकाई कभी भी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए भारत के लिए जो संघ यूनियन का इस्तेमाल किया गया है ये शब्द शामिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम आगे बात करने वाले हैं कि अधिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है और परिसंघ क्या होता है। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अधिसंघ से क्या अभिप्राय है, उसमें स्पष्ट रूप से पूछता है क्या राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होते हैं या संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है या दोनों बराबर पावरफुल होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हम पहले से ही सारी बातें क्लियर कर ले रहे हैं। तो आप याद रखना, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत में राज्य होंगे, भारत में संघ शासित प्रदेश होंगे और भारत में वो राज्य होंगे जो अर्जित किए जाएंगे, यानी बाहर से शामिल किए जाएंगे। यदि हम अर्जित किए गए राज्यों की बात करें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप को अर्जित किया जाएगा, जैसे सिक्किम को अर्जित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन राज्यों को अर्जित किया जाएगा उनके हम आगे बात करेंगे।
तो हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे अधिसंघ, परिसंघ और संघ का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 1 तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं परिसंघ, अधिसंघ और संघ के बारे में। जब हम यूनियन शब्द पहले आर्टिकल में देख रहे हैं तो हम यहीं पर अधिसंघ, संघ और परिसंघ के बारे में बात करते हैं। तो मैं यदि बात करूं आपसे कि आर्टिकल 1 से 4 तक में बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक में हम 3 शब्द देखेंगे। एक तो है अधिसंघ, एक शब्द देखने वाले हैं अधिसंघ। दूसरा जो शब्द है वो है संघ और तीसरा जो संघ है वो है परिसंघ। इन 3 शब्द के बारे में देखने वाले हैं। यानी ये जो परिसंघ है, संघ है, अधिसंघ है, यदि इंग्लिश में बात करें इनके बारे में तो ये कन्फेडरेशन है, ये यूनियन है और ये फेडरेशन शब्द है। यानी कन्फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन, ये तीनों शब्दों के बारे में बात करें कि पहले हम बात करने वाले कि अधिसंघ क्या होता है। अधिसंघ यानी इसके तीनों के बारे में जो बात करेंगे हम, यहाँ पर हम राज्य और संघ के बीच में जो भी संबंध है उसकी बात करने वाले हैं। यानी राज्य और संघ में क्या संबंध है। तो अधिसंघ में बात करें हम, राज्य संघ से अधिक पावरफुल होते हैं। यानी अधिसंघ में जो राज्य हैं वो संघ से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए राज्य संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। यानी अधिसंघ में क्या है, राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होते हैं, राज्य संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई देश है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम 2 देशों की बात करेंगे इसमें। एक देश है USSR, जिसे हम बोलते थे सोवियत संघ, और इसे वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इसका नाम है रूस। अगर दूसरा देश देखें इसका नाम है बेल्जियम। तो दुनिया में हम 2 देशों की बात कर रहे हैं, जिसमें एक बेल्जियम देश है और एक USSR यानी रूस है। ये वो दो देश हैं जिनमें राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होते। राज्य कभी भी देश से अलग हो सकते हैं। यही कारण है कि रूस से 12 जो राज्य अलग हुए, जो आगे चल के जिन्हें हम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ज्यादातर जो तान है वो रूस से ही अलग हुए थे। तो यानी इसमें अलग हो सकते हैं। यदि हम बात करें संघ के बारे में तो संघ के बारे में यहां पर संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। यहां पर संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें यह स्पष्ट कर दें कि राज्य संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकते। यानी यहां पर संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होता है। और ये जो संघ है जिसमें हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन, और ये जो परिसंघ है इसमें हम बात करने वाले हैं फेडरेशन शब्द की। और यहां हम जो बात करने वाले हैं वो है कन्फेडरेशन। यानी अधिसंघ कन्फेडरेशन, संघ यूनियन और परिसंघ फेडरेशन। यहां पर संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली है, वहां राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली है। यदि हम परिसंघ की बात करें तो यहां पर राज्य और संघ दोनों शक्तिशाली हैं। यानी राज्य और संघ दोनों की पावर बराबर होती है। तो जहां राज्य और संघ दोनों ही आपस में शक्तिशाली हैं, ऐसे देश को हम फेडरेशन कह सकते हैं, परिसंघ कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
यदि हम इसकी बात करें, यहां पर दोनों शक्तिशाली होते हैं और ऐसे देश को हम फेडरेशन कहते हैं। यदि हम ऐसे देश की बात करें तो वो कौन सा देश है? अमेरिका, यानी अमेरिका फेडरेशन देश है। और यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम बात कर सकते हैं अपने भारत की तथा कनाडा की, यानी यहां पर राज्य से ज्यादा शक्तिशाली संघ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। कभी भी पूछे अधिसंघ क्या है, कभी भी पूछे परिसंघ क्या है, कभी भी पूछे संघ क्या है, आप बेझिझक आंसर बता दोगे। अधिसंघ में राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होते हैं, संघ में यूनियन में संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं, और परिसंघ में राज्य और संघ दोनों बराबर पावरफुल होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका कब बना? 1776 में अमेरिका बना था। 1776 में जब अमेरिका बना तो अमेरिका में मात्र 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य थे 1776 में। लेकिन जैसे ही अमेरिका बना, अगर वर्तमान की स्थिति देखें अमेरिका की, हम वर्तमान की स्थिति देखें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। जब अमेरिका में 50 राज्य हैं तो आपने अमेरिका का ध्वज देखा होगा, उसमें 50 ही स्टार हैं और 50 ही उसमें पट्टी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्टार हैं अमेरिका के उस ध्वज में, उस झंडे में, तो 50 स्टार होने का मतलब ये है अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 ही पट्टी है। उससे ये स्पष्ट होता है कि 50 ही राज्य हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अमेरिका बना उस समय अमेरिका में 13 राज्य थे, आज 50 राज्य हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका में जो राज्य हैं वो संघ की बराबर ही पावरफुल हैं, इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यहाँ केंद्र का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है। राज्य पावरफुल है, केंद्र पावरफुल है, इसीलिए राज्य की अलग नागरिकता लेनी होती है, केंद्र की अलग लेनी होती है। इसीलिए अमेरिका में जो नागरिकता का प्रावधान है वो दोहरी नागरिकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। तो यदि हम यहाँ अमेरिका के बारे में एक पॉइंट के बारे में और बात करें, यह कहा जाता है कि रूसी भालू ने अमेरिका को केंद्रीयकरण की ओर धकेल दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने राज्यों को लेकर के ये कहा था कि यदि हम अलग अलग रहेंगे तो हम पर कोई भी हमला कर सकता है, यदि हम सभी एक जगह मिलकर रहेंगे तो हम पर हमला करने से पहले व्यक्ति 1000 बार सोचेगा। इसीलिए ये ज्यादातर पावरफुल केंद्र की ओर बढ़ चुका है अमेरिका। इसीलिए रूस की वजह से ही कहा जाता है कि रूसी भालू ने अमेरिका को केंद्रीयकरण की ओर ढकेल दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करने वाले हैं हम आर्टिकल 2 की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में यदि हम देखें तो आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 के हिसाब से यदि देखा जाए, यानी आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है कि मान लो अपना भारत है, ये अपना भारत है और भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी यहाँ पे 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूटी हैं। ये वर्तमान वाला भारत है। यदि इस भारत में हम पाकिस्तान का कोई क्षेत्र मिलाएं या इधर नेपाल का कोई क्षेत्र मिलाएं या भूटान का कोई क्षेत्र मिलाएं या फिर श्रीलंका का कोई क्षेत्र भारत में मिलाएं, यानी बाहरी देशों के कोई क्षेत्र यदि हम भारत में मिलाएं तो आर्टिकल 2 के अनुसार संसद
कानून बनाकर ये मिला सकती है। बात समझ में आया? यानी वर्तमान जो भारत है, वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके अलावा भारत से बाहर पड़ोसी देश, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यदि ऐसे देशों से कोई क्षेत्र यदि भारत में मिलाया जाए तो आर्टिकल 2 के अनुसार वो मिलाया जा सकता है, लेकिन संसद कानून बनाकर उसको मिला सकती है। बाहर से मिलाया जाए, फिर बाहर से मिलाने के बाद में नए राज्य का गठन किया जाए तो ये संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे, एक आर्टिकल है जो ज्यादातर चर्चा में रहता है, जिसका नाम है आर्टिकल 2A। ये 2A क्या है? तो हम बात करें, एक राज्य है सिक्किम। ये जो सिक्किम राज्य है ये भारत का पहले हिस्सा नहीं था, एक ये स्वतंत्र देश था। ये स्वतंत्र देश था और यहाँ पर चोंगयाल वंश का शासन चल रहा था। यानी सिक्किम जो राज्य है एक स्वतंत्र देश था जिसमें चोंगयाल वंश का शासन चल रहा था। यदि हम वर्तमान में बात करें, ये जो सिक्किम है ये नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भूटान और सिक्किम के बीच में स्थित है, इसीलिए सिक्किम को भारत का सैंडविच कहा जाता है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा, वो भी सिक्किम में स्थित है। तो यदि हम इस सिक्किम की बात करें, सिक्किम पहले भारत राज्य में नहीं था, स्वतंत्र देश था, इसमें चोंगयाल वंश का शासन चल रहा था। लेकिन यहाँ विलय पत्र पर साइन हुए, चोंगयाल वंश ने भारत में अपने आप को मिलाया। और कभी भी पूछे सिक्किम कैसे मिला है, तो भारत में ये विलय पत्र पर साइन होके मिला है। विलय पत्र पर समझौते पर साइन हो गए, सिक्किम लाया गया। लेकिन सिक्किम बाहरी प्रदेश था। इसको जब भारत में मिलाने की बात आई तो संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम था 35वां संविधान संशोधन 1976, और कहीं पे लिखा मिलेगा 75। ऑप्शन में एक ही होगा। तो 1935वां संविधान संशोधन किया और 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया। क्या बना लिया? शहर राज्य, एसोसिएट स्टेट इसको बना दिया। जब एसोसिएट स्टेट इसको बनाया, शहर राज्य बनाया, और शहर राज्य बनाने के लिए ही हमने 35वां संविधान संशोधन किया। और 35वां संविधान संशोधन करके हमने आर्टिकल 2 में एक नया जोड़ दिया जिसे हम आर्टिकल 2A कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि आर्टिकल 2 में क्या था, तो आर्टिकल 2 में सिक्किम शहर राज्य था, एसोसिएट स्टेट था, और ये जो सब किया गया था, सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या 32 करने के लिए किया गया। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात बताएं, जब हम राज्यों की विधानसभाएं पढ़ेंगे तो राज्यों की विधानसभाएं पढ़ने के लिए उसमें कम से कम विधायकों की सीट 60 और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 500। लेकिन कम से कम 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी है? 32। ये करने के लिए हमने 35वां संविधान संशोधन किया और नया एक नाम निकल के आया, शहर राज्य। तो सिक्किम शहर राज्य कब बना? 1975 में, 74 में। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा 2A जोड़ा गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 36वां, और 36वां संशोधन किया गया 1975 में, और 1975 में करके
सह राज्य शब्द हटा दिया और सिक्किम बन गया एक पूर्ण राज्य। सिक्किम क्या बन गया? एक पूर्ण राज्य। तो कभी भी आपसे पूछे कि सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जैसे ही सिक्किम पूर्ण राज्य बना, सह राज्य शब्द इसके अनुसार ही खत्म किया गया और इसके साथ ही खत्म कर दिया आर्टिकल 2A। तो न तो वर्तमान में अनुच्छेद 2A अस्तित्व में है और ना ही वर्तमान में सह राज्य सिक्किम यानी सिक्किम सह राज्य है। लेकिन वर्तमान यदि हम बात करें तो सिक्किम का उल्लेख पूर्ण राज्य के रूप में दिखाया गया है। तो सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा बना है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब बना? 1975 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखना इस चीज को, भारत में कोई भी क्षेत्र बाहर से मिलाया जाए तो वो आर्टिकल 2 के अनुसार संसद कानून बनाकर उसको मिला सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 3 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यदि हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 3 में देखें तो आर्टिकल 3 में यदि हम देखें तो जो भी अपना भारत है, भारत अपना वही है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यानी यदि हम इस भारत की बात करें तो हमने आर्टिकल 2 में तो बाहर की बात की, लेकिन हम आर्टिकल 3 में भारत के अंदर की बात करने वाले हैं। यानी जितने भी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ कुछ भी करना है, यानी भारत के अंदर एक राज्य का 2 राज्य करना है, 2 राज्यों का 1 राज्य करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य का आकार बढ़ाना है, राज्य का आकार कम करना है। यदि राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अनुसार होगी। और ये प्रक्रिया आर्टिकल 3 के अनुसार कौन करेगा? संसद। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य के अंदर यानी देश के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, एक राज्य के 2 राज्य करने हैं, 2 राज्यों का 1 राज्य करना है, या मेरे प्यारे दोस्तों राज्य का आकार बढ़ाना है, राज्य का आकार कम करना है, या राज्य खत्म ही करना है, तो ये आर्टिकल 3 के अनुसार कानून बनाकर कौन करेगी? संसद। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों का अस्तित्व संसद के हाथ में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों का अस्तित्व संसद के हाथ में है। यानी कौन सा राज्य रहेगा कौन सा नहीं, ये संसद तय करती है। इसलिए कहा जाता है भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ से मतलब ये है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इससे स्पष्ट ये है कि संघ अविनाशी है लेकिन राज्य विनाशी है। राज्य विनाशी का मतलब यह है, आर्टिकल 3 के अगर हम प्रक्रिया को देखें कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना है, एक राज्य के 2 राज्य बनाने हैं, 2 राज्यों को मिलाकर के एक बड़ा राज्य बनाना है,
राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य का आकार बढ़ाना है, राज्य का आकार कम करना है, तो आर्टिकल 3 के अनुसार संसद करती है। यदि राज्य वो खत्म ही करना है तो ऐसी स्थिति में ये संसदीय कानून बनाकर करती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहां बात करें कि यदि किसी राज्य का नाम बदलना है तो क्या उस राज्य से या क्या उस राज्य के विधानमंडल से परामर्श लिया जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया 5वां, और 5वां संविधान संशोधन करके 1955 में ये पॉइंट जोड़ दिया कि राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल से पहले जानकारी करेगा, क्या हम आपके राज्य का नाम बदल सकते हैं, क्या हम आपके राज्य के 2 टुकड़े कर सकते हैं, क्या हम राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसमें 5वें संविधान संशोधन के द्वारा 1955 में राष्ट्रपति को ये पावर दी गई। दूसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति को ये भी पावर दी गई कि जब वो विधानमंडलों से परामर्श लेंगे तो उनकी परामर्श मानना न मानना राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है। और तीसरी बात इसमें यह है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्य विधानमंडलों को समय दे सकता है कि आप इतने दिन में समय दे दीजिए। यदि हम सीधी सी भाषा में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 5वें संविधान संशोधन के द्वारा 1955 में यह तय किया गया कि जब भी हम राज्य के 2 टुकड़े करें, यानी संसद राज्य के 2 टुकड़े करेगी या 2 राज्य बनाएगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी विधेयक संसद में रखे जाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी पहले लेनी होगी, तब वो विधेयक संसद में रखा जाएगा। राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से ये जानकारी कर सकते हैं कि हम आपके राज्य के 2 राज्य बना रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। राज्य विधानमंडल हाँ कहता है ना कहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, केवल सलाह ली जाती है। सलाह कैसे दी जाएगी ये बिल्कुल मानना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि राज्य का अस्तित्व संसद के हाथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह पावर मिली। और यदि हम बात करें, संविधान में एक संशोधन हुआ 18वां, और 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में। जैसे ही 18वां संविधान संशोधन हुआ, ये संविधान संशोधन उस समय हुआ जब पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बना था और केंद्र शासित प्रदेश बना था चंडीगढ़। जब ये चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जब ये उस समय संविधान संशोधन किया गया, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह पावर मिली कि यदि कोई संघ शासित प्रदेश बनाना है तो क्या राष्ट्रपति उस संघ शासित प्रदेश के किसी मेंबर से भी परामर्श लेगा कि हम इस संघ शासित प्रदेश को राज्य बना रहे हैं या इस राज्य से हटा करके हम संघ शासित प्रदेश बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में यह प्रावधान किया गया, यदि संघ शासित प्रदेश का यानी गठन करना है, संघ शासित प्रदेश बनाना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेश के लिए कोई भी परामर्श नहीं ले सकता। तो ये दोनों ही संविधान संशोधन आर्टिकल 3 की प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा है कि हमें राज्य देश के अंदर कोई नया राज्य बनाना है। जैसे हम बात करें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य देखा।
ये जो तेलंगाना राज्य जो हम देख रहे हैं, पहले तेलंगाना नहीं था, पहले आंध्र प्रदेश राज्य था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो जिस समय आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करने की बात आई तो राष्ट्रपति ने पूछा था क्या हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने सीधा जवाब दिया क्या हमने आंध्र प्रदेश नहीं देखा, क्या हमने आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं देखा, क्या हमें तेलंगाना नजर नहीं आता है। लेकिन जो भी परामर्श दिया गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने नहीं माना और आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, दूसरा राज्य बना तेलंगाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य का नाम बदलना है, राज्य के 2 टुकड़े करने हैं, 2 का 1 करना है, ये सब आर्टिकल 3 के अनुसार कौन करती है, संसद। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो यदि हम आर्टिकल 4 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 4 में यदि देखा जाए तो आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 की जो भी प्रक्रिया है, यानी अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार जो भी प्रक्रिया होगी, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्टिकल यानी आर्टिकल 4 में हम बात करें, आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, परिवर्तन किए जाएंगे वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे। यानी अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे। ये किस आर्टिकल में लिखा है, 4 में। तो भाग जो एक है पहला, उसमें 1 से 4 तक ही तो दे रखा है, हमने 4 पढ़ लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया की बात हुई है तो हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 368 में क्या दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आर्टिकल 368 के बारे में थोड़ा जानकारी करें तो ये जो आर्टिकल 368 है, पहले तो हम यही बता दें कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो संविधान संशोधन यदि देखा जाए तो 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक, साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किए जाते हैं। यदि हम बात करें, यहां पे लिख रहा होगा कि तीसरे प्रकार से जो संशोधन, एक तो होता है विशेष बहुमत और एक होगा विशेष में विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। तो आधे से अधिक राज्य नहीं लिखे हुए वहां पे, वहां लिखा हुआ है केवल आधे राज्यों का अनुमोदन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन देकर के, क्वेश्चन में ऑप्शन देकर के आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप वे झिझक आप याद रखिए इस चीज को कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन वहां लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि आर्टिकल 368 में क्या है,
यदि हम आर्टिकल 368 की बात करें तो आर्टिकल 368 के अनुसार ये है कि संविधान में जो भी संशोधन होगा, संविधान में 2 है या 2 की जगह पे हम ए जोड़ रहे हैं, या भाग 4 है उसमें भाग 4 क देख रहे हैं, या आर्टिकल 51 से 51 क देख रहे हैं, तो किसी भी आर्टिकल के पीछे कोई बड़ी ए या क या अ जोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सब आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़े जाते हैं। और संविधान में जो भी संशोधन गिने जाते हैं वो सब आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। और 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी संविधान में संशोधन होते हैं वो ये वाले संशोधन होते हैं। आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, इनसे किया गया संशोधन ही संविधान में संशोधन माना जाएगा। ये आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा हुआ है। और यहाँ यही दे रखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो वो कहां पर होंगे? साधारण बहुमत में होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत ये होगा और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत ये होगा, लेकिन ये साधारण बहुमत नहीं होगा। और साधारण जो बहुमत होता है वो आधे से एक अधिक वाला बहुमत होता है, सामान्य बहुमत इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां से यही स्पष्ट होता है कि यदि हमें कोई बाहर से राज्य मिलाना है तो वो साधारण बहुमत से हम उसको मिला सकते हैं। और कौन मिलाएगा? संसद मिलाएगी, और ये संसद ही संशोधन करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बाहर से कोई राज्य मिलाना है तो संसद ही मिलाएगी, लेकिन कैसा बहुमत होगा? साधारण बहुमत। यार, भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, एक राज्य के 2 राज्य करने हैं, 2 राज्य का 1 राज्य करना है, और मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, यदि ऐसी कोई कुछ भी हमें राज्य के बारे में करना है तो राज्य यानी संसद साधारण बहुमत से ये सब कुछ करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझा है। जब भी आगे समय मिलेगा हम संविधान संशोधन के बारे में, आर्टिकल 368 के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमने आज भाग 4 पढ़ा है और 4 के बारे में कुछ हमें कल बातें पढ़नी है। भाग 4 में हमें आर्टिकल 3 के अनुसार, क्योंकि हमारे भारत में पहले जो राज्य थे वो ABCD कैटेगरी में थे 1950 तक, लेकिन वो आगे चल करके 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिले हैं। जब हम 1956 में 14 राज्य देख रहे हैं और वर्तमान में 28 राज्य देख रहे हैं, तो हम सफर तय करने वाले हैं 28 राज्यों तक का। तो हम कल बात करने वाले हैं कि 28 राज्य कैसे बने, किस राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ, कब वो राज्य बना, क्रम से देखा जाए तो कौन से नंबर का वो राज्य है, यानी पेपर में राज्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।